नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड स्थित चुनचुना गांव को स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वच्छ पीने का पानी मिला है। यह गांव छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित है और वर्षों से पानी की कमी से जूझ रहा था। लगभग 100 घरों की आबादी वाला यह गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण पानी की व्यवस्था मुश्किल थी, लेकिन सरकार की जल जीवन मिशन के तहत अब स्थिति में सुधार हुआ है। पीएचई विभाग के कार्यकारी इंजीनियर पंकज जैन ने इस सफलता के लिए किए गए प्रयासों को बताया और भविष्य की योजनाओं का जिक्र भी किया। अब गांव वासियों को 24 घंटे पानी मिल रहा है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। रामपुर जिले के कुसमी विकासखंड के ग्राम चुनचुना में पेयजल की समस्या काफ़ी समय से थी। वो एक रिमोट एरिया में बसा हुआ गांव है, विरल सघन गांव है, जहां पे वनों से आच्छादित बस्तियां बसी हुई है और काफ़ी दूर भी है, वो बॉर्डर एरिया पे लगा हुआ है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर योजना बनाई। योजना बनाने के बाद हमने कार्य संपादित करवाया और वर्तमान में चुनचुना ग्राम में लोगों को घरों तक शुद्ध एवं उचित मात्रा में हमने पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। आने वाले समय में जो गाँव छूट गए हैं वहाँ हम सोर्स डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। जैसे ही स्रोत निर्माण का कार्य कर लिया जाएगा, पाइपलाइन और एफएचटीसी के माध्यम से उन्हें दिन में 2 बार शुद्ध एवं उचित मात्रा में पानी की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी। इस ग्राम में 100 से अधिक घरों में हम लोगों ने पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है और बाकी जिन जगहों पर भी काम नहीं हो पाया है वहां पे हम सोर्स डेवलपमेंट की कार्यवाही कर रहे हैं। यहाँ पहले बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, 1-2 ढोढ़ी था, उसके बाद नल हुआ, बोरिंग, हैंडपम्प, उसके बाद हैंडपम्प के बाद भाई कुछ सुविधा बढ़ा और नक्सली का प्रभावित भी यहाँ था, हो नहीं पा रहा था, पूरा बोर भी नहीं हो पा रहा था रोड के कमी के कारण। अभी तो रोड सब बन गया है साहब, इसलिए अभी नल जल के तहत पानी हम लोग का घर घर मिल रहा है। और यहाँ लगभग झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर में हम लोग हैं और मेरा ये चुनचुना है। चुनचुना में करीब करीब 105 घर लगभग है और घर घर पानी जा रहा है सप्लाई। पानी 24 घंटा है, रात में खोलिए नल या दिन में खोलिए, कब वो खोलिएगा पानी मिलेगा। हम लोग ला रहे थे नथी कुइयाँ से पानी बहुत दूर, लड़का चेंगा लेकर जा रहे थे। अब शासन दिया है तो बहुत हम लोग को आराम मिल रहा है। दिन भर में एनी टाइम चालू रहता है ना, नल को चालू करते हैं, पानी हम लोग का नज़दीक है, बहुत आराम मिला है हम लोग का। बच्चा लोग भी नल चालू करके पी लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी स्लम बस्तियों के लोगों को घर से वोट करने के लिए 30,000 रुपये दे रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आज उन्हें कई कॉल्स मिली जिनमें बताया गया कि बीजेपी पार्टी डोर टू डोर जा रही है और लोगों से 3,000 रुपये लेकर घर से वोट करने की सुविधा देने का वादा कर रही है। इसे एक साजिश बताते हुए केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे इस जाल में न फंसे। नमस्कार। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो।
अगर अपने बूथ में गए बिना, आपने अगर बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। याद रखना, चुनाव से पहली वाली रात को सब जगह झुग्गियों में मीडिया घूम रही होगी, कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे। अगर आप पकड़े गए और पुलिस को पता चला कि आपने पैसे लेके इंक लगवा ली, स्याही लगवा ली, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सालों तक केस चलेगा, लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाएंगे। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि नकली वोट के चक्कर में गरीब आदमी 8-10 साल जेल काट के आया है और उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर जो लोग आज आपको पैसे दे रहे हैं ना, वही लोग कल आपको गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। 420 के केस में जेल जाओगे, इस झंझट में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। अगर फ्री के पैसे दे रहे हो तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले उंगली पे निशान लगवा रहे हो तो बिल्कुल मत लगवाना, जिंदगी भर की समस्या हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की ज़मीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने की का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे और आपकी ज़मीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि कई सालों तक आपको और आपके परिवार को तकलीफ उठानी पड़े। नमस्कार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा ने केंद्रीय बजट 2025 को एक समावेशी बजट बताते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण को पूरा करेगी। उन्होंने इसे युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए उपयुक्त बजट बताया। यह एक समग्र और समावेशी बजट है जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। इतना अच्छा बजट इस बार यूनियन फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी जिस तरह पेश किए हैं, ये मैं समझता हूँ ये एक यूनिक बजट हुआ है और खास करके युवाओं के लिए, महिला के लिए, फिर जो गरीब हैं उनके लिए तो बहुत ही मैं समझता हूँ इतना अच्छा बजट मैं पहले तो कभी नहीं देखा। इस बार जो बजट हुआ, आप जहां तक कृषक का बात है, फार्मर्स का बात है, उनको भी देखा गया है। बहुत सारे विषय में उनको काफी ध्यान भी दिए हैं। और अब देखिए कॉटन जिस तरह उसका प्रोडक्शन जो बढ़िया से और होना चाहिए, उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके ऊपर काफी ध्यान दिया है। और हमारा जो युवा है उनके लिए स्टार्टअप एक बहुत बड़ी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको हमेशा सोचते हैं जो स्टार्टअप के माध्यम से हमारा जो यूथ है इनको आगे लाया जाए, उनका जो इनोवेटिव आइडिया है वो काम में लगाए, उसके ऊपर काफी ध्यान दिया है। क्योंकि खाली एम्प्लॉयमेंट और जॉब देके, मैंने सरकारी जॉब देके सबको खुश नहीं कर सकते, तो इसीलिए स्टार्टअप में काफी उन्होंने जोर दिया है। और हमने ये भी देखा जो मेडिकल सीट के लिए भी उन्होंने काफी कोशिश किया कि मेडिकल सीट आने वाले दिन बहुत और बढ़े, तो इसके ऊपर भी काफी जोर दिया है। उड़ान स्कीम के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। उड़ान स्कीम से कम 122 न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान दिया पूरा भारत में। टूरिज्म डेस्टिनेशन और 50 नया जो जगह 50 न्यू डेस्टिनेशन है टूरिस्ट, उसका डेवलप बढ़िया से करें ताकि बाहर से लोग आए और जो इनको फैसिलिटीज जितना होना चाहिए एक टूरिस्ट एरिया में
इंटरनेशनल लेवल पर, उसका भी काफी जोर दिया है। जहां तक जीन बैंक, हम लोग आज तक सुना नहीं कभी, जीन बैंक के बारे में भी काफी जोर दिया इस बजट में। इससे आने वाले दिन जो फूड सिक्योरिटी, इसके ऊपर काफी उसमें रखा गया है इस बजट में। और बिहार में इस बार हमने देखा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसका बात भी इस बजट में काफी जिक्र किया है। और जो 30 लाइफ सेविंग ड्रग्स, इनका भी हमने देखा, ये कस्टम ड्यूटी जो उसमें एग्जम्पशन दिया गया है। सबसे बड़ी बात है जो इनकम टैक्स, जो अगर 12 लाख तक किसी को इनकम टैक्स फ्री कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी चीज इस बार बजट में आया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद जितना हेरिटेज एरिया है, हेरिटेज को डेवलपमेंट करने के लिए, इंडिया में तो हेरिटेज का कमी नहीं है। और न्यूक्लियर एनर्जी, इसके ऊपर भी काफी ध्यान दिया। मैं समझता हूँ ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव बजट है। मैं इसीलिए सर्वप्रथम हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनियन फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारामन जी को। इस तरह इतना सुंदर एक बजट बनाया, सबको देखते हुए, सबका साथ सबका विकास का जो सपना हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं, इस बजट में उसका झलक दिखाई दिया। और मैं समझता हूँ ये बजट एक बहुत सोच के ये बजट बनाया है। और आने वाले दिन भारत जिस तरह 2047 में विकसित भारत का जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ये इस बजट से काफी आगे हम लोग ये देश उस तरफ जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर बीजेपी पर हिंसा और डर फैलाने के आरोप लगाए। एक प्रेस इवेंट में केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं और आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, जिससे भाजपा घबराई हुई है और आक्रामक टैक्टिक्स अपना रही है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर हिंसा और डर को नज़रअंदाज करने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है, जिसमें दिल्ली वासियों से चुनावी समय में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, गाली गलौज या धमकियों का अनुभव साझा करने को कहा। वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और ख़ासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हें
तरह तरह से तुम्हारी नौकरी पे तुम्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कई ऐसे वाक़ये सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर हमले करवाए गए हैं। दिल्ली के लोगों ने इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। दिल्ली के लोग शालीन लोग हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे देश से लोग यहाँ आके बसते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज पूरे दिल्ली के लोगों की आवाज़ को एकजुट करने के लिए एक हैशटैग शुरू कर रहे हैं, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि आप इस हैशटैग के ऊपर जितना, अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, हमला, गाली गलौज, धमकी ऐसी घटना होती है, आप इस हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई घटना आपके साथ नहीं हुई लेकिन आपको कहीं पता चला ऐसा हुआ, तो भी आप उस घटना को, इस हैशटैग को, अमित शाह की गुंडागर्दी, इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट कीजिए। चाहे पुलिस की तरफ से कोई गलत आपके साथ व्यवहार हुआ हो, चाहे प्रशासन की ओर से आपको प्रताड़ित किया गया हो, चाहे बीजेपी की ओर से आपको प्रताड़ित किया हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना कहीं भी आपको गाली गलौज के रूप में, फिजिकल हमले के रूप में, धमकियों के रूप में कहीं भी आती है, तो आप इस पे हैशटैग करके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। पूरा देश इस हैशटैग के तहत देखेगा कि अमित शाह जी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के लोगों पे। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरी दिल्ली की जनता से यह भी अपील है कि आप अपना वीडियो, कहीं भी कुछ होते देखें तो उसका वीडियो बना लें, लेकिन वीडियो बनाते टाइम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने वाले पे भी प्रहार करते हैं। फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, और कुछ नहीं है तो टेक्स्ट के जरिए ही आप ट्वीट में अपना पूरा वाकया बताइए। पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पूरी दिल्ली को इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पहले अमित असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर छूट को बड़ी राहत बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने असम में 12.7 लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली उर्वरक फैक्ट्री की घोषणा का स्वागत किया, जो राज्य के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा। অৰ্থাৎ দেশখনৰ অৰ্থনীতি 10% আধাৰত বৃদ্ধি হ'ব। ফিস্কেল ডেফিচিট 4.8 পৰা 4.4% লৈকে কমিব আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 10 লাখ কোটিৰ পৰা 11 লাখ কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু মাৰ্কেট বৰোইং, যাক নেকি আমি ঋণ বুলি কওঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ 11 লাখ কোটি টকা ঋণ ল'ব বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ কামসমূহ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক এইবাৰ আগবঢ়োৱা যি পুঁজি, অসমে 2024-25 টেক্স ৰিভলিউচনৰ জৰিয়তে আমি 40,000 কোটি টকা লাভ কৰিছিলোঁ। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এই পুঁজিৰ পৰিমাণ 44,500 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যখনলৈকে অতিৰিক্তভাৱে 4,500 কোটি টকা আমাৰ ৰাজ্যলৈ অহা বছৰ আহিব। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক এটা বিশেষ ঋণ দিয়ে, যি ঋণ 50 বছৰ পিছত উভতাই দিব লাগিব আৰু ঋণৰ সুদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব। অৰ্থাৎ আজি যদি আমি
5,000 কোটি 5,000 টকা লওঁ 5,000 কোটি টকা আমি যদি হাতত লওঁ 50 বছৰ পিছত ইয়াৰ মূল্যটো 200 কোটিও নাথাকে বিকজ অফ ইনফ্লেশ্যন সেইকাৰণে যদিও নামত লোন ই এক প্ৰকাৰ গ্ৰান্ট আৰু এই দিশত যোৱাবাৰ ভাৰত চৰকাৰে গোটেই দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে 1.5 লাখ কোটি টকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এইবাৰো একে ধন তেওঁলোকে বাজেটত ৰাখিছে ফলত ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব বিশেষকৈ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ ৰাজ্য স্তৰতো বাঢ়িব এইবাৰ বাজেটৰ এটা মুখ্য দিশ হৈছে যে মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজলৈ সকাহ 12 লাখ টকাৰ লৈকে আমাৰ কোনো ৰাইজে এতিয়াৰ পৰা ইনকাম টেক্স দিব নালাগিব 12 লাখ টকালৈকে ইনকাম টেক্স ৰেহাই দিয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কোনো কৰ্মচাৰী এতিয়া ইনকাম টেক্স দিব নালাগে জুনে মাহত 1 লাখ টকা দৰমহা পায় তেওঁলোকেহে ইনকাম টেক্স দিব লাগিব তানে 12 লাখ টকা বছৰ আৰু মাহত 1 লাখ টকা উপাৰ্জন নকৰা কোনো ব্যক্তি এইবাৰ আৰু আয়কৰ দিব নালাগে ইয়াৰ ফলত মই এক প্ৰকাৰ দেখা পাওঁ যে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী প্ৰায় সকলোৱে টেক্স আউটাৰ পৰা যাৰ বহুত দিন চাকৰি হোৱা নাই বিশেষকৈ নতুনকৈ চাকৰিত যোগদান কৰা 5 বছৰ 10 বছৰ 15 বছৰ চাকৰি কৰা কোনো লোকে ইনকাম টেক্স দিব নালাগে अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए होमबिल टीवी।